क्या पढ़े थे? बैरोमीटर हो गया। नेक्स्ट लेते बैरोमीटर। इट इज a device which is used to, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हाँ सर। It is a device which is used to measure. It is a device which is used to measure pressure. Pressure inside. Pressure inside a container. Pressure inside a container or pipe. So container or pipe, it consists of U2, consists of a U2 uniform cross section and manometric fluid. सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। लिख रहे हैं तो फिर आवाज से बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, इसलिए बोल नहीं रहे, तो लिखा हुआ लिख। यूट्यूब होगा जिसका क्रॉस सेक्शन जो होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और उसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल करके रखेंगे। दोनों एंड ओपन होगा। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रखते हैं तो इसके चलते जो हाइट होता है फ्लूइड लेवल का, दोनों आर्म में सेम है। यहाँ से जो प्रेशर होगा ई नॉट, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी ई नॉट के बराबर होगा। हमारा मार्कर हो सकता है, इसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। ये भी सिंपल डिवाइस है जो इजली किसी भी ट्यूब में या कंटेनर में फिट कर दो, फिर वहाँ से प्रेशर कितना वो मेजर कर सकते हैं। जैसे एक तुम्हारे पास कंटेनर है, स्फेरिकल कंटेनर है, मान लो यहाँ का प्रेशर कितना पी है, कि वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे आर में इनपुट का वो कनेक्ट कर देंगे। जब आर्म यहाँ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या, प्रेशर डिफरेंस के चलते जो लिक्विड लेवल होता है दोनों आर्म में वो अलग अलग होता है। पहले लेवल था कुछ इस तरीके का, यहाँ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड पहले भरा हुआ था। जैसे हमने इसको कनेक्ट करा, मे बी ये नीचे की तरफ जाएगा, इस साइड वाला जो आर्म होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अभी फ्लूइड का जो लेवल होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आर्म है ये कौन से प्रेशर को एक्सपोज कर रहा है, पी को, तो यहाँ हर जगह यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर था वो प्रेशर किस एंड पे होगा, यहाँ पे,
और ये जो तुम्हारा एंड है, ये अभी भी किसको एक्सपोज है? एटमोस्फेयर को, क्योंकि इधर ओपन है और एटमोस्फेयर को एक्सपोज होगा तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पी नोट होगा। और अगर तुम्हारे पास इस हाइट का डिफरेंस पता है, दोनों लेयर का डिस्टेंस कितना है, अगर एच, ठीक है, तो पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि सेम फ्लूइड में सेम लेवल पे क्या होता है? प्रेशर सेम होता है। यानी यहाँ पे जो देखोगे, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए? यानी 0.1 अगर और 0.2 के बाद करोगे तो दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये एक ही फ्लूइड में यहाँ और यहाँ का नहीं कर सकते हैं, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरकरी नहीं है। मान लो ये पूरा क्या है, इधर मरकरी रखा हुआ है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैनो इस पाइप में जो फ्लूइड चल रहा हो वो जाकर के इधर फिल हो गया हो, तो उसके चलते इधर का फ्लूइड चेंज हो गया। मरकरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो जिस पॉइंट से मरकरी स्टार्ट होता होगा, जस्ट उस उनके अपोजिट वाले आर्म में उसी लेवल पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। मतलब P1 और P2 का जो प्रेशर है क्या होगा? सेम है। अब आर्म, इस आर्म के लिए देखोगे तो P1 का जो प्रेशर है वो कितने के बराबर है? P के बराबर है। P1 का जो भी वैल्यू है कितने के बराबर है? P के बराबर है। अब इस P2 को P नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसका डेंसिटी दिया है रो, मरकरी का डेंसिटी देगा, अगर डेंसिटी मान ले रहा है रो, तो P2 को क्या लिख सकते हैं? P2 कैन बी रिटन एज P नोट प्लस रो जी एच। क्योंकि क्या देख रहे हो, यहाँ से नीचे की तरफ आओगे, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी जो होता है वो बराबर होता है रो जी डेल्टा एच के। तो जब इधर से चलना स्टार्ट करोगे, कितना नीचे गए? एच। यहाँ पे प्रेशर पी नोट है, यहाँ का प्रेशर P2 है, तो P2 माइनस पी नोट रो जी एच के बराबर होना चाहिए। P2 माइनस पी नोट रो जी एच के बराबर होना चाहिए, इसलिए P2 को क्या लिख सकते हैं? पी नोट प्लस रो जी एच। और चूंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर जो होगा P, जो कहाँ का प्रेशर है? कंटेनर का, वो बराबर कितना होगा? पी नोट प्लस रो जी एच। जहाँ रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी है, हाइट क्या है? जो इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस आया है, दोनों आर्म में लिक्विड का जो लेवल में डिफरेंस आया है, दैट हाइट। तो इसको रीड करके अगेन इधर इधर कैलिब्रेशन किया रहता है, इधर कैलिब्रेशन का किया रहता है, उन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, एच दे देगा सीधे। जी की वैल्यू तुम्हें पता है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेंगे उसका डेंसिटी हमें पता रहेगा, वहां से प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया? एक प्रॉब्लम इसमें, an open U tube, an open U tube, an open U tube, U tube of uniform cross section, of uniform cross section, of uniform cross section contains mercury, ब्रैकेट में इतना आर डी, मर्करी के सामने ऐसे लिख देना, आर डी इज इक्वल टू 13 ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो, आर डी इक्वल टू 13.6, ब्रैकेट क्लोज कर लो, फुल स्टॉप।
if a water column of if a water column of if a water column of 27.2 water column of 27.2 centimeter is poured in one arm poured in one arm is poured in one arm full stop. then find then find rise in the mercury then find rise in the mercury then find rise in the mercury in the other arm the other arm the other arm with respect to initial level. The rise to 27.2 centimeter is poured in one arm, then find the rise in the mercury in the other arm with respect to initial level. वन सेंटीमीटर आ रहा है. क्या कर ऐसा कुछ दिया होगा. इनिशियल कंडीशन ऐसा होगा. इनिशियल कंडीशन में दोनों जो लिक्विड का लेवल होगा क्या होगा, सेम होगा दोनों आर्म में, क्योंकि इधर भी प्रेशर पी नॉट और इधर भी प्रेशर पी नॉट है. अभी हमने क्या करा, एक आर्म में वाटर फिल कर दिया. वाटर कितना फिल करा वो दे के रखा है. तो जब वाटर फिल करोगे तो इधर क्या होगा, इधर से डाउन होगा और इधर से क्या होगा, राइज होगा. तो जब डाउन होगा तो मान लो अभी कहाँ वाटर चला गया, इतना जगह जो है वाटर ने ले लिया. तो जितना इधर अगर आर्म लेंथ यूनिफॉर्म होता है तो जितना इधर क्या होता है, फॉल होता है, उतना ही इधर क्या होगा, राइज होगा. यानी अभी जो भी कंडीशन होगा मरकरी का, मरकरी के लिए ये जो ब्लैक वाला ये पूरा मरकरी है, अभी मरकरी तुमको कैसा दिखेगा, इस लेवल तक दिखेगा, ऐसा कंडीशन होगा. अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ तुमको दे के रखना. ये लेंथ कितना है, 27.2 सेंटीमीटर दे दिया. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, राइट जो है हमें इस एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एच तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा इनिशियल लेवल था, ये फॉल हुआ है. अब अगेन बोले थे कि जितना राइज होगा उतना ही क्या होगा, फॉल भी होगा. तो ये भी वैल्यू कितने के बराबर होगी, एच के बराबर होगी. ठीक है. राइज फॉल अगेन सेम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का जो आर्म है वो क्या है,
यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं होता फिर ऐसा नहीं कर सकते थे। यूनिफॉर्म नहीं होता है तो फिर उसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करके फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना राइज और कितना का फॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सीधे लिख सकते हो कि जितने का फॉल होगा उतना ही का क्या होगा, राइज होगा। यानी ये एच से राइज हुआ था, इधर हमने देखा एच का फॉल हो रहा है, तो सेम वैल्यू इधर भी होगा। ये 2h है। अब जो यहाँ का प्रेशर है वो भी पी नोट है, यहाँ का प्रेशर है वो भी पी नोट है, यहाँ का भी प्रेशर पी नोट और यहाँ का भी प्रेशर पी नोट है। इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ का भी होगा, क्योंकि इधर नीचे पूरा क्या है, मरकरी है। मरकरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट इसके सामने वाले आर्म में इसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ सेम होता है, यहाँ सेम होगा, इधर सेम होगा, इधर इधर इधर, हर लेवल पे क्या होगा, सेम होगा। अब जहां तक मरकरी है, कहाँ तक है, यहाँ तक। तो इस लेवल पे और इस लेवल पे जो प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हो प्रेशर यहाँ भी पी है और यहाँ भी प्रेशर क्या है, पी है। अब इस आर्म के लिए अगर पी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर इस आर्म के लिए पी कैलकुलेट करना होगा तो इट विल बी पी नॉट प्लस रो किसका, वाटर का, ये क्या वाटर है, इंटू जी इंटू उसका हाइट दिया हुआ कितना 27.2 सेंटीमीटर। ये इस आर्म का काम खत्म हो गया। जस्ट इसके सामने इस आर्म पे वही प्रेशर होगा, तो अगेन इसको लिख सकते हो पी नॉट प्लस रो, लेकिन अभी रो किसका लेंगे, मरकरी का लोगे, तो मरकरी के लिए एच जी इंटू जी इंटू हाइट कितना है 2h है, जिसमें एच हमें कैलकुलेट करना है। एच हमारा आंसर होगा और ये टोटल हाइट कितने के बराबर है, 2h के बराबर, तो 2h ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ से क्या आएगा तुमको कि रो डब्ल्यू इंटू 276 बराबर होगा रो एच जी इंटू 2h। अब इधर से इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है, कितने बार में सिंप्लीफाई करेगा, 13.6 में, क्योंकि उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ये ले जाकर के इधर डिवाइड करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, और रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है 13.6। अब 13 ये सॉरी 2 था, ये इसको कितनी बार में काटेगा, 2 टाइम्स में, 2 से 2 जाएगा, एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये राइज होगा कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे पास्कल्स लॉ। लिखना अकॉर्डिंग टू पास्कल, अकॉर्डिंग टू पास्कल पॉइंट नंबर 1 में लिखना अकॉर्डिंग टू पास्कल पॉइंट 1, प्रेशर प्रेशर at any point, pressure at any point in a fluid at rest, pressure at any point in a fluid at rest is same everywhere, is same everywhere if gravity is ignored, if gravity is ignored। ठीक है,
अब देखो एक बॉडी है, एक कंटेनर है, उसमें वाटर फिल करके रखा हुआ है, जब उसको रिलीज करोगे तो फ्री फॉल में आ जाएगा, और फ्री फॉल में आते ही हर पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, सेम हो जाता है। क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो जो भी हमारा हाइट में प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा था, जो कल देखे, तो वो नहीं आएगा। और हाइट में अगर डिफरेंस नहीं आएगा, वही सेम चीज कब होता है, जब फ्री फॉल में कोई बॉडी होगा। फ्री फॉल एक कंटेनर है जिसका फ्री फॉल करवा रहा है, और उस कंटेनर में लिक्विड है, तो उस लिक्विड में हर पॉइंट का जो प्रेशर होगा क्या होगा, सेम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट में लिखना, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, fluid exert pressure equally in all direction, fluid exert pressure equally in all direction। ठीक है, ये देख सकते हो ऐसे, मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में से बहुत सारे होल करते हैं, तो यहाँ से वाटर बाहर आएगा, यहाँ से वाटर बाहर आएगा। क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि प्रेशर है, हर लेवल पे क्या है, तुम्हारे पास एक प्रेशर मिलता हो, और उस प्रेशर का जो भी हर एक डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड देखोगे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देंगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखना, इफ इन ए कन्फाइंड कंटेनर, if in a confined container, if in a confined container pressure is, if in a confined container pressure is applied at a given point, in a confined container pressure is applied at a given point in a fluid, applied at a given point in a fluid, then it is equally transmitted, then it is equally transmitted, then it is equally transmitted to each and every point, equally transmitted to each and every point of the fluid, of the fluid, and on the walls of container, and on the walls of container, and on the walls, walls of the container, दीवारों पे, on the walls of the container, without any reduction in the value, without any reduction in the value। देखो इसका क्या मतलब है, सबसे पहला बात तो कन्फाइन होना चाहिए। कन्फाइन कहने का मतलब जो कंटेनर है वो क्या होना चाहिए, इनक्लोज। जैसे ये कंटेनर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, पिस्टन लगा दिए, इसके अंदर फ्लूइड है। अभी के लिए क्या करें, ये पिस्टन का मास मान लो अभी के लिए नेग्लिजिबल है, एम कितना है इसका, 0 है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वही प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे भी होगा। इस लेवल पे हर जगह का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हाइट, जितना हाइट नीचे जाओगे उस लेवल का प्रेशर तुम निकाल सकते हो। अब समझो यार क्या हो रहा है, मान लो तुम यहाँ पे एक मास रख दिए, एम रख दिए, उस एम के चलते इस पूरे पिस्टन पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया करोगे तो अब यहाँ का प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो भी प्रेशर मान लो पहले कितना था, पी नॉट था, मास रखने के चलते नीचे एक फोर्स आया, और दैट फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया क्या देगा, प्रेशर। वो प्रेशर यानी अभी जो पहले पी नॉट था अभी चेंज होकर क्या हो जाएगा, सर्टेन वैल्यू पी हो जाएगी। मतलब एक चेंज हुआ प्रेशर में, दैट इज डेल्टा पी। पहले पी नॉट था, अभी पी हो गया, यानी चेंज कितना का हुआ, डेल्टा पी का। ये जो चेंज है ना, ये हर एक पॉइंट को ट्रांसफर होगा, वो भले पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, हर जगह का जो पॉइंट होगा वो कितने का चेंज फील करेगा, डेल पी का। लेकिन जो तुमने प्रेशर अप्लाई किया वो कहाँ पे किया है, टॉप पॉइंट पे, टॉप लेवल पे करा था,
और वही प्रेशर सेम टू सेम क्या हो रहा है, सबको मिल रहा है इक्वली, डेल्टा पी का चेंज सबको मिलेगा। जैसे अब क्यों देख रहे हो, यहाँ का हाइट कितना है एच, अगर ये हाइट था तुम्हारा, मान लो ये हाइट कैपिटल एच है, तो इनिशियली अगर प्रेशर देखते तो क्या आता, टी नॉट प्लस रो जी एच, ये आता। आ रही बात समझ में? अभी जब प्रेशर बढ़ाया हमने तो अब जो प्रेशर दिखेगा इट विल बी पी प्लस रो जी एच, क्योंकि प्रेशर पी नॉट से क्या हो गया, पी हो गया, कौन से टाइप जगह का, यहाँ का। तो अगर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, हाइट एच नीचे जाओगे तो यहाँ का प्रेशर पी है, हाइट एच नीचे जाओगे तो इट विल बी पी प्लस रो जी एच। लेकिन यहाँ जो प्रेशर अभी ये है, पहले कितना था, ये वाला वैल्यू था। तो चेंज देखोगे ना तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वाला टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सेम हाइट से नीचे जा रहे हो। लेकिन इधर वाला टर्म देखोगे तो अभी भी इधर जो डिफरेंस है वो कितने का है, डेल्टा पी का ही है। मतलब जो चेंज तुमने एक पोजीशन पे प्रोड्यूस किया है, दैट चेंज इज ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, सबको क्या मिलता है, वही चेंज मिलता है। उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो हल्का सा भी रिड्यूस नहीं होता है, और वही प्रेशर क्या होगा, वॉल्स पे भी इंक्रीज हो जाएगा। तुमने वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करा है, यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ गया कितने से, डेल्टा पी से, तो वॉल पे अब ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, अब ये पास्कल्स ने बताया, इसका यूज हम कर लेते हैं बहुत सारे मशीन में, जैसे हाइड्रोलिक क्रेन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसमें इस चीज का यूज होता है जहाँ पे हम कम फोर्स यूज करके हेवियर ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं। ठीक है, तो लिखना एप्लीकेशंस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग होगा तुम्हारा एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। Pascal's law is used. Pascal's law is used in. Pascal's law is used in hydraulic cranes. Hydraulic cranes. Hydraulic lifts. Hydraulic brakes. जो व्हीकल में ब्रेक होता है वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है। जैसे फुट पे जो हम फोर्स लगाते हैं, फुट से जो फोर्स लगाते हैं उसके चलते पूरी गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो कि गाड़ी को रोकने के लिए अगर तुम ऐसे हाथ से ट्राई करो रोकने का तो रुकेगा, या गाड़ी सामने चल रही है एक टांग लगा के रोकने का कोशिश करो, रुकेगा गाड़ी के साथ तुम भी। लेकिन वही ब्रेक पे अगर पैर रखोगे तो गाड़ी रुक जाती है। सेम काम कर रहे हैं ना, आगे से जाकर के अगर गाड़ी चल रही है, आगे से अगर लात से ऐसे रोकने की कोशिश करो, अपने जैसे रजनीकांत करते हैं, कर पाओगे, नहीं होगा। लेकिन वही चीज ब्रेक पे अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, रुक जाता है। बहुत कम, छोटा सा भी फोर्स लगाते हैं ना, गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है, क्योंकि उसमें हम क्या यूज करते हैं, पास्कल्स का लॉ यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, इसका जो वर्किंग है बहुत ही सिंपल है। ऐसा काम करते हैं कि हम एक ट्यूब बनाते हैं, और इस ट्यूब का एक साइड जो होता है उधर का क्रॉस सेक्शन क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, और एक साइड का कम रखते हैं। मतलब इसके कंपैरिजन में दूसरा वाला जो साइड होगा क्या होगा, बहुत कम होगा। और साथ ही साथ इसको कन्फाइन करके रखते हैं। यहाँ दो पिस्टन लगाएंगे, एक पिस्टन ये और एक पिस्टन इधर लगा करके रखते हैं। ठीक है, इधर भी पिस्टन लगाया, इधर भी पिस्टन लगाया, ताकि फ्लूइड जो इधर क्या हो जाए, कन्फाइंड हो जाए। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, जो भी तुम्हारा ब्रेक में लिक्विड यूज होता है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड है। अब इधर कुछ भी फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स मान लो यहाँ पे F1 अप्लाई करा, यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ का फोर्स अप्लाई करोगे, मान लो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो कितना हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर इंट्रोड्यूस होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर इंट्रोड्यूस जो प्रेशर है डेल्टा पी, इट विल बी हाउ मच, F1/A1, यही होगा। अब हमने फोर्स अप्लाई करा, अगर फोर्स नहीं होता तो यहाँ का प्रेशर क्या होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये डेल्टा पी क्यों लिख रहा है, क्योंकि प्रेशर में चेंज हुआ, किसके चलते है, इस फोर्स को अप्लाई करने के चलते। तो F1/A1 यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ, अब वो सेम चीज क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब ये जो प्रेशर डेल्टा पी यहाँ तुमने चेंज करवाया था, वही
प्रेशर क्या लगेगा, डेल्टा पी यहाँ जा करके लगेगा। अब डेल्टा पी जो यहाँ पर लगेगा उसके चलते इधर एक फोर्स आएगा विच विल बी व्हाट, F2। और अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है तो इट कैन बी रिटन एज F2 बाई A2। ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर 1 एंड 2 को देखोगे एंड F1 बाई A1 क्या होना चाहिए, F2 बाई A2। तो यहाँ से जो F2 आएगा, F2 कितना होगा, A2 बाई A1। और अगर देखोगे A2 इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट, A1। तो इसके चलते क्या होगा, F2 जो होगा इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर होगा या लेस होगा, A2। हाँ ये बहुत छोटा है तो इसके चलते ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा, एक मिनट। हाँ F2 इधर है, ठीक लिखा हुआ, ठीक तो है। बड़ा होना चाहिए, ये जो ठीक लिखा हुआ डेल्टा पी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। और इधर का जो चीज है डेल्टा पी वो भी फोर्स अपॉन क्या होगा, एरिया, ठीक तो है। तो गलत क्या हो रहा है, अगर F2 निकालना है तो ये इसको इधर ले जाओ। और अगर फोर्स, ये जो टर्म है ये छोटा होगा, F2 लेस देन क्या होगा, F1 होगा। अरे उससे मतलब नहीं है। तो अरे मेन चीज जो है ना, देखो अगर एरिया को क्या कर रहे हैं, छोटा रख रहे हैं, तो फोर्स जो होना चाहिए उस साइड का क्या होना चाहिए। हाँ जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन कर रहे हो उसमें तो ये बस डायरेक्शन चेंज कर दो उससे काम चल जाएगा। ये तुम्हारा, अगर इसको कर दे 2, इसको कर दे A2, 1 तुम्हारा A2 अगेन इसका डायरेक्शन इधर से चेंज कर दो, ये तुम्हारा 1 F1। मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये 1 और ये तुम्हारा 1 है। अब इधर से कैलकुलेट करोगे तो F2 जो आएगा, अगर एरिया को बहुत छोटा रखोगे तो यहाँ से F2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी वेरी वेरी लेस देन व्हाट, F1। ये तुम्हारा इनपुट है, सॉरी ये आउटपुट है, और ये तुम्हारा इनपुट है, ठीक है। और इनपुट जनरली, इनपुट के पास जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, एरिया छोटा करके रखते हैं। और आउटपुट के पास वाला एरिया क्या रखते हैं, बड़ा करके रखते हैं, ताकि वो फोर्स को क्या कर सके, मैग्नीफाई कर सके। हाँ आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट ज्यादा मिलना चाहिए। ये चेंज चेंज करना, अभी क्या लिखा हुआ है A2। हाँ ये वाला जो चीज है वो चेंज कर लो क्योंकि डायग्राम चेंज हो गया। तो A1 जो होगा तुम्हारा क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन A2। और इसलिए ये जो टर्म होगा चेंज हो जाएगा। F1 जो होगा इट विल बी वेरी वेरी लेस देन, चेंज करना है। F1 क्या है तुम्हारा, इनपुट है, ये आउटपुट है। और इसको मैकेनिकल एडवांटेज भी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इस केस में, जो मैकेनिकल एडवांटेज है, ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एक छोटा सा फॉर्मूला है, MA इज इक्वल टू आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाई इनपुट फोर्स।
जो भी मैकेनिकल एडवांटेज है फॉर्मूला से आता है। तो इस केस में जो भी तुम्हारा हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक क्रेन है या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इस केस में तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, जो डिपेंड करेगा इस एरिया पे। अगर एरिया का रेशियो 10 टाइम्स है तो फोर्स 10 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। यानी तुम अगर एरिया का या रेशियो 10 है तो 10 केजी के फोर्स से तुम क्या कर सकते हो, 100 केजी लिफ्ट कर सकते हो। 10 केजी का 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो तो 100 न्यूटन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर सकते हो इजीली। अगेन एरिया में वेरिएशन करके हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को उतना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। अगर एरिया 100 टाइम्स से इंक्रीज हो गया तो फोर्स भी क्या होगा, 100 टाइम्स से। मान लो इनपुट पे जो फोर्स, इनपुट पे जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटपुट पे जो एरिया है वो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स कितने से मैग्नीफाई होगा, 100 से मैग्नीफाई हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज तुम्हारा कितना आएगा, 100 टाइम्स आएगा। यानी एरिया का मॉडिफिकेशन करके हम पास्कल लॉ का यूज करते हैं और पास्कल लॉ यूज कर से वहां से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं। यानी ये सारी जो चीज, जैसे कार वॉश होता है, कार वॉश में लेग के हेल्प से, लेग से फोर्स लगाते हैं, कार लिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट होता है। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं होगा, भले फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस साइड का, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस साइड का, वो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट इस साइड में, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स कम है, डिस्प्लेसमेंट इधर ज्यादा होगा। ये फोर्स जो है इधर ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट इधर क्या होगा, कम होगा। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इधर का जो वर्क डन होगा और इधर का जो वर्क डन होगा सेम ही होगा, लेकिन फोर्स की जो वैल्यू हो क्या हो गई, रिड्यूस हो गया। फोर्स को कंपनसेट करने के लिए क्या करना, जो भी वर्क डन है उसको कंपनसेट करने के लिए इधर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इधर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे अगर लेग प्रेस कर रहे हो तो ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ब्रेक का जो शू शू देखोगे, जो भी ब्रेक का होता है वो क्या होता है, चिपका रहता है ऐसे, एकदम उसको टच करके रखते हैं। इसमें जो गैप होता है मे बी 1 mm का गैप है, जब उसको डिस्प्लेस करोगे तो जाकर के इससे चिपक जाता है। तो इधर का डिस्प्लेसमेंट 1 mm होगा, मे बी जहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं वहां का डिस्प्लेसमेंट 10 mm हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। सारी बात समझ में। तो यहाँ पे एनर्जी प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि वायलेट हो जा रहा है, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स से कभी भी एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं। वर्क निकालना पड़ता है कि वर्क कितना कंज्यूम हो रहा है इस पार्ट में, इस पार्ट में। अगर वो दोनों इक्वल है तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। नेक्स्ट लिखेंगे, हटा दे इसको, नेक्स्ट लिखना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। according to this principle according to this principle according to this principle, when a body is when a body is when a body is partially or fully submerged, when a body is partially or fully submerged partially or fully submerged in a liquid, in a liquid, it displaces liquid, it displaces liquid whose weight is equal to, it displaces liquid whose weight is equal to weight of the body. It displaces liquid
तो वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट और जो बॉडी का वेट होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी कंडीशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फ्लोटेशन का, और कौन कौन सा बॉडी फ्लोट करेगा कौन सा बॉडी सिंक करेगा उसका बात होता है। लेकिन उससे पहले एक फोर्स आता है जो क्या होगा, बायएंसी फोर्स। देखना बायएंसी फोर्स, देखना whenever 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 a body is whenever a body is fully or partially submerged, whenever a body is fully or partially submerged, fully or partially submerged in a fluid, in a fluid, a force acts in upward direction, a force act on it, a force act on it in upward direction, in upward direction, force on it in upward direction known as force of buoyancy, known as force of buoyancy. Full stop. Magnitude of this force, magnitude of this force, magnitude of this force is equal to, magnitude of this force is equal to, is equal to weight of fluid displaced. Magnitude of this force is equal to weight of the fluid displaced by the body. And it is given as, it is given as F B equals to rho of fluid into T into volume displaced. जैसे कोई भी बॉडी फ्लूइड में डुबा करके रखोगे, ये एक बॉडी है, जब इसको फ्लूइड में रखेंगे तो ये कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, इसके चलते इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा एफ जी, ऊपर की तरफ लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है कितने के बराबर होगा, फ्लूइड जो होगा जो डिस्प्लेस हो गया उसका वेट, जो भी फ्लूइड इसने डिस्प्लेस करा उसका वेट के बराबर होगा ऊपर की तरफ। तो इसलिए जब वेट निकालोगे किसका, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का, तो फ्लूइड का डेंसिटी आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्लूइड का वो आएगा। ठीक है ना, तो ये किसके किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा ये, बॉडी जो तुमने रखा वो उसका क्या वॉल्यूम है, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उससे मतलब है, बॉडी का कितना वॉल्यूम है क्या है, मे बी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा, क्योंकि जब भी बॉडी पार्शियली सबमर्ज होता है, जब भी क्या होगा तुम्हारे पास पार्शियली सबमर्ज होगा, मतलब कुछ पोर्शन ऊपर कुछ पोर्शन क्या है नीचे, तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी होता है इट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पार्शियली सबमर्ज कंडीशन बोलते हैं।
फुल्ली सबमर्ज कंडीशन में क्या होगा, वीवी इज इक्वल टू वी डिस्प्लेस। इस केस में आएगा फुल्ली सबमर्ज। वीवी मतलब है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब फुल्ली सबमर्ज का दो कंडीशन है, फ्लोट कर रहा है या सिंक हो गया। जैसे फुल्ली सबमर्ज केस में मे बी बॉडी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। सिंक करने का मतलब होता है बॉडी कहाँ पे, बॉटम पे। बॉडी कहाँ आ गया, बॉटम पे आ गया। अब यहाँ पे जो बाइंसी फोर्स है ना, अगर इसके वेट को बैलेंस नहीं करेगा, बाइंसी फोर्स बॉडी के वेट को बैलेंस नहीं करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉडी सिंक हो जाएगा। तो फुल्ली समर्ज में दो कंडीशन आता है, जिसमें बॉडी सिंक भी हो सकता है या फिर फ्लोट करेगा किसी लोकेशन पे। सारी बात समझ में। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जब ऐसा कंडीशन कि डेंसिटी बॉडी का क्या हो, लेस देन हो या फिर बराबर हो किसके, फ्लूइड के डेंसिटी के, देन क्या होगा, देन बॉडी विल फ्लोट। ठीक है, इसमें फ्लोटिंग में भी दो कंडीशन आएगा, एक पार्शियली सबमर्ज। पार्शियली सबमर्ज कब होगा, व्हेन डेंसिटी इज लेस देन फ्लूइड डेंसिटी। और सबमर्ज होके कब फ्लोट करेगा, व्हेन डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस, जब दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी ये कंडीशन होता है क्या, फ्लोट का। और फ्लोट के कंडीशन में जब ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो इस केस में जो एफ बी होगा, एफ बी विल बी, सॉरी एफ बी जो होगा, इट विल बी ऑलवेज, नहीं, एफ बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एम। जब भी फ्लोटेशन हो रहा होगा, जब भी बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तो जो बाइंसी फोर्स का वैल्यू होगा वो हमेशा बॉडी क्या होगा, वेट के बराबर होगा। क्यों, देखो, जैसे अगर यहाँ पे रख रहा है, इस केस में अगर देखोगे तो इस केस में पूरा डूब गया है, पूरा डूब जाएगा, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ बी। नीचे क्या लग रहा है, एम जी। यहाँ पे फ्लोट तभी कर पा रहा है जब एफ बी और एम जी क्या है, बैलेंस कंडीशन में। अगर ऊपर है, ऊपर गया तो देखो क्या होगा, ऊपर जाएगा तब भी एफ बी किसके बराबर होगा, इस बॉडी के वेट के बराबर होगा। फोर्सेस क्या है, बैलेंस है। अगर इसमें से कोई भी एक अनबैलेंस होगा ना, तो ये क्या करेगा, अगर मान लो एम जी ज्यादा हो गया तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और एफ बी ज्यादा हो गया तो ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसा तो होता नहीं कि तुमने बॉडी रख दिया वो अपने आप ऊपर जाने लगे। एफ बी कभी एम जी से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसा अगर होगा तो फिर फेंक देगा ऊपर। मान लो किसी बॉडी को हम दबा करके पानी में रखते हैं, जैसे ही उसको छोड़ते हैं, अगर एफ बी बड़ा होता है वो क्या करता है, ऊपर आ जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन उसका वॉल्यूम का क्या होता है, डूबा होता है। वो क्यों डूबा होता है, क्योंकि अभी एफ बी का कुछ ऐसा, एफ बी जो होता है उस निकालते कैसे है, वो निकालने के लिए फॉर्मूला है रोजी टी डिस्प्लेस। अब अगर ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होना चाहिए बॉडी के वॉल्यूम से क्या होना चाहिए, जो इधर लिखा हुआ ये वाला कंडीशन। ठीक है, सो इसलिए जब भी बॉडी फ्लोट कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में फोर्स ऑफ बायंसी बॉडी के वेट के बराबर होगा। तो इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि जब बॉडी फ्लोट कर रहा है तो सर्टेन है कि बॉडी का जो भी वेट होगा वो बायंसी के बराबर होगा। जो दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, रो फ्लूइड जी इंटू वी डी। ठीक है, अब इन दोनों को हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पोर्शन डूबा हुआ है और कितना पोर्शन पानी के ऊपर दिख रहा है। जैसे कभी कभी सवाल पूछ देता है कि एक सी में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, उस आइसबर्ग का कुछ पोर्शन तुम्हें ऊपर दिख रहा है और कुछ पोर्शन क्या है, सबमर्ज्ड है। तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो निकालो। तो क्या होगा, जो भी फोर्स ऑफ बायंसी है वो किसके बराबर कर देंगे, एम जी के बराबर कर दोगे। तो यहाँ से जो भी ये वॉल्यूम होगा पूरे आइसबर्ग का, उसका रिलेशन आ जाएगा डिस्प्लेस्ड से।
वहां से कंपेयर कर लोगे तो कितना पोर्शन डूबा है, कितना दिख रहा है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं easily। समझ में आ रहा है बात? और जब सिंक करेगा, अदरवाइज इट विल व्हाट, इसके नीचे लिख सकते हो, अदरवाइज इट विल सिंक। इट विल सिंक। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर क्या हो जाए तुम्हारे पास, दैट इज रो ऑफ पी ग्रेटर देन क्या हो जाए, रो ऑफ लिव, बॉडी सिंक करेगा। और इस केस में एफ बी जो होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन। सो बॉडी पे लगने वाला बाइंसी फोर्स कभी भी बॉडी के वेट से ज्यादा नहीं हो सकता अंडर इक्विलिब्रियम। जैसे अगर तुमने खुद से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बॉडी को पानी के अंदर नहीं रखा हुआ। समझ में आ गया? तो देखो बाइंसी के चलते क्या होता है, वेट में लॉस होता है। जो भी बाइंसी है उसके चलते क्या होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आने लगता है। और उस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आने के चलते क्या होगा, अगर उसका वेट मेजर करना चाहोगे तो क्या होगा, जैसे हम एक नॉर्मल वेट मेजर कर रहे हैं, एक बॉडी है इस तरीके का कि इसको हमने स्प्रिंग बैलेंस लगाया, रीडिंग ले लिया, तो यहाँ से जो रीडिंग आएगा, दैट रीडिंग विल बी एग्जैक्ट रीडिंग, जो भी तुम्हारा एन, यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू आएगा विच विल बी एग्जैक्ट, डब्ल्यू एक्चुअल होगा। लेकिन जैसे ही इसको क्या करेंगे, मान लो इसी सिस्टम को हम कहाँ लेके चलेगा, पानी के अंदर लेके चलेगा, पानी के अंदर मेजर करोगे। अब पानी के अंदर जाओगे तो देखो, वेट मेजर करने के लिए मैंने बताया था स्प्रिंग बैलेंस कौन सी रीडिंग देता है, जो फोर्स इसके इस एंड पे लग रहा होगा, जो भी इस एंड पे फोर्स लग रहा होगा वही क्या होगा, उसके रीडिंग के बराबर होगा। तब बॉडी पानी में जाकर के उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऊपर टेंशन टी लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा, और साथ ही साथ एक और फोर्स लगेगा एफ जी। तो अब कंसीडर करोगे टेंशन की जो वैल्यू होगी, इट विल बी एम जी माइनस एफ बी। टेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम जी माइनस एफ बी होगा। जिस अब देख रहे हो यहाँ पे कि ये तुम्हारा टेंशन जो होगा इट विल गिव डब्ल्यू अपेरेंट। टेंशन क्या देगा तुमको, रीडिंग देगा, लेकिन वो एक्चुअल रीडिंग नहीं होगा, जो एक्चुअल वेट है वो नहीं होगा। कौन सा वेट होगा, अपेरेंट वेट। ये एम जी माइनस क्या है तुम्हारा एफ बी, यानी एक तरीके का एफ बी जो है दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब कभी भी एक्चुअल बॉडी, एक्चुअल अगर तुम्हारा रीडिंग दिया हुआ है और रीडिंग दे दिया, पानी के अंदर रीड कर रहे हैं, वहां से अपेरेंट वेट आएगा। तो अगर तुमसे पूछ रहा है एक्चुअल वेट बता दो, तो उसमें क्या करोगे, एफ बी ऐड कर दोगे, क्योंकि एफ बी क्या है तुम्हारा, लॉस इन वेट है। तो नोट में लिखेंगे, नोट में लिखना force of buoyancy, force of buoyancy is also, force of buoyancy is also equal to, force of buoyancy is also equal to loss of weight, yeah, loss in the weight of the body, loss in the weight of the body, loss in the weight of the body when body is, when body is, when body is measured inside, when body weight is measured inside, when body weight is measured inside of fluid, नोट में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, लिखना relative density in terms of, relative density in terms of in terms of loss of weight, in terms of loss of weight,
रिलेटिव डेंसिटी क्या था तुम्हारे पास, फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हमने बात करा था। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी मैंने बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी बॉडी, किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो यानी इसको लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ, इसमें ऊपर नीचे क्या कर दो, वॉल्यूम से और वॉल्यूम से डिवाइड कर, वॉल्यूम वॉल्यूम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू टी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरा का पूरा कहाँ डूबा हुआ है, पूरा का पूरा बॉडी जो है कहाँ डूबा हुआ है, फ्लूइड में डूबा हुआ है। अब ऊपर वाला अगर देखोगे, ऊपर वाला क्या है तुम्हारा, एक्चुअल वेट है बॉडी का, ये क्या है तुम्हारे पास, एक्चुअल वेट है बॉडी का, दिस इज डब्ल्यू एक्चुअल। और नीचे वाला क्या है तुम्हारे पास, लॉस इन वेट है, ये बाइंसी के बराबर होगा, जो भी बाइंसी फोर्स बॉडी पे लग रहा होगा वो है तुम्हारे पास। तो ये जो चीज है ये बाइंसी फोर्स है। ठीक है, इधर कंफ्यूज हो जाते बच्चे, ये जो पूरा चीज है नीचे वाला डिस्प्लेस्ड, क्योंकि पूरा बॉडी डूबा हुआ तो ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, फ्लूइड का डेंसिटी इनटू जी क्या देता है, बाइंसी फोर्स, और बाइंसी फोर्स को जस्ट अभी क्या लिखे हुए हैं, लॉस इन वेट। तो ये तुम्हारा क्या है, लॉस इन वेट है। कब लॉस वेट हुआ, जब बॉडी को कहा मेजर करें, वाटर में ले जाकर के मेजर करें। क्योंकि बाइंसी को हम लॉस ऑफ वेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगेन आरडी का एक और फॉर्मूला गया, आरडी क्या है तुम्हारा, डब्ल्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई लॉस इन वेट। हो गया, जितना कुछ प्रॉब्लम, जल्दी लिखो। देखना, अब बॉडी वेट्स 160 ग्राम, a body weight 160 gram in air, a body weight 160 gram in air, and and 130 gram, and 130 gram in water, 130 gram in water, 130 gram in water, then find then find then find density of the body, then find density of the body, then find density of the body. Sixteen.
अगेन आरडी का फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, आरडी को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई लॉस इन वेट, ठीक है। अब एक्चुअल वेट जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, एक्चुअल वेट मतलब एयर में जो मेजर करेंगे वेट वो क्या होगा, एक्चुअल वेट होगा 160 ग्राम। लॉस जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस वाटर में जो वेट मेजर किया वो। अब 130 याद नहीं लिख देंगे, 130 जो है अपेरेंट वेट है, नीचे तुम्हें क्या पुट करना है, नीचे लॉस पुट करना है। तो लॉस क्या होगा 160 जो एक्चुअल है माइनस जो तुमने मेजर करा यानी 130। तो यहाँ से आएगा 130 सॉरी 160 डिवाइडेड बाई 30 16 बाई 3 आर डी हुआ तुम्हारे पास। और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, तो डेंसिटी होगा जो बॉडी का इट विल बी 16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई केजी पर, ये है तुम्हारा। तो ये एक तरीका है डेंसिटी पता करने का, किसी भी बॉडी का डेंसिटी पता करना हो तो उसको क्या करेंगे, पहले मेजर कर लेंगे किधर, यही जो तरीका था ना, इसी के चलते आर्किमिडीज चिल्लाया था पूरे उसना यूरेका चिल्लाया था घूमते हुए पूरे स्ट्रीट्स में, क्योंकि उसने उसको पूछा गया था कि जो क्राउन है वो क्या है, सोने का बना हुआ वो कितना ज्यादा प्योर है, तो उसको कैसे प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हो, डेंसिटी से। अब उसने क्या करा, बैठ के नहा रहा था, सोच रहा था कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो जब पानी में उसने पैर रखा था तो क्या देखा था कि कुछ बाहर हो गया था पानी। तो वही से सेम चीज उसने करा कि जब हम क्राउन को कहाँ रखेंगे, वाटर में रखेंगे, तो एकदम प्योर क्राउन को अगर वाटर में रख रहे हैं तो उसके चलते कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है। फिर जब जो भी क्राउन उसको दिया गया था मेजर करने के लिए इसका प्योरिटी बता दो, उसको जब वाटर में रखेगा तो उससे कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, दोनों को कंपेयर करके वो क्या बता सकता है, डेंसिटी बता देगा। वही सेम चीज जैसे अगर हमने क्या करा कि इसको एक्चुअल वेट कहाँ मेजर करा, एयर में 160 आया, उसी को पानी में ला जा करके मेजर करे तो कितना आया 130 आया, मतलब कुछ लॉस हो रहा है वेट का, और लॉस कितना है 30, रिलेटिव डेंसिटी आ गया, मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल इसी में, इसी का नेक्स्ट हाफ है, देखना। इफ इन द एबव क्वेश्चन, इफ इन द एबव क्वेश्चन, if in the above question, if same body, if same body, if same body is weighted, if same body is weighted inside a fluid, inside a fluid, inside a fluid, it it is it is 136 gram, 136 gram. Then find specific gravity. Then find specific gravity. Then find specific gravity of this fluid. Then find specific gravity of this fluid. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी भूल गए होगे, पीछे पलट के देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, सेम चीज है, या बॉडी की जगह फ्लूइड आ जाएगा उसको चेंज करके रिलेटिव वही है, ज्यादा चेंज है। सर 20/3। 20/3 नहीं है, 20/3 स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे हो सकता है, वन से, एक बार चेक कर लो, वन से ज्यादा आ रहा है, वन से ज्यादा आ रहा है तो फिर ज्यादा
तो अगेन जो तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी का या स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमसे पूछ रहा, फॉर्मूला क्या होता है? जिस बॉडी का निकालना है या जिस लिक्विड का बताना, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या जो भी फ्लूइड तुमको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यही होता है। या बॉडी की जगह क्या आ जाएगा? लिक्विड आ जाएगा। जो भी ऊपर जो तुम्हारा टर्म था उसमें क्या आ जाएगा? लिक्विड का डेंसिटी डिवाइडेड बाई, क्योंकि इस बार बॉडी का डेंसिटी नहीं बताना है तुमको, बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बताना है, जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है। तो डेंसिटी किसका आएगा? लिक्विड का डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाटर, अब इसमें ऊपर नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। ये लिक्विड है, ये नीचे क्या है तुम्हारा? अब ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये है देखो लॉस, नीचे वाला जो चीज है वो है लॉस इन वेट इन वाटर। वाटर में जो बॉडी के वेट में लॉस हो रहा है, क्योंकि ये वाटर जो बायंसी फोर्स लगाएगा वो इतने के बराबर है। उस बॉडी में डालोगे तो ये बायंसी फोर्स लगे, बॉडी को कहाँ डालोगे? दूसरे लिक्विड में डालना है, तब बायंसी फोर्स क्या है? ये है, क्योंकि अब उस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू बॉडी का वॉल्यूम। अब ये जो बायंसी देगा यही लॉस के बराबर होगा उसमें। तो ऊपर जो तुम्हारा टर्म आएगा लॉस इन वेट इन फ्लूइड, जो फ्लूइड गिवन है तुमको। आ रही बात समझ में? क्या कर रहे हैं? तो बॉडी का जब डेंसिटी निकालने का बोलता तो इधर बॉडी का एक्चुअल वेट आ जाता, नीचे लॉस इन वेट आ जाता। लेकिन मान लो दो फ्लूइड में मेजर करा, एक का लॉस दूसरे का लॉस निकालेंगे, फिर तुम्हें बॉडी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा वो किसका मिलेगा? फ्लूइड का मिलेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा, अब लॉस इन वेट इन फ्लूइड, फ्लूइड में वेट का लॉस कितना का होगा? 160 माइनस 136 डिवाइडेड सर बाई, 4/5 आ रहा है। हाँ, डिवाइडेड बाई 130 ही था ना? हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 24/30, या फिर इसको 4/5, या फिर 0.8। वो सेम चीज है, ऐसे भी करें। सो लॉस इन वेट के हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका पूछेगा तो देख लेना एक बार। बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछता तो क्या आता? ये फॉर्मूला आता, जिसमें बॉडी का एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाई लॉस ऑफ वेट इन द गिवन फ्लूइड। लेकिन जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा तो ऊपर एक फ्लूइड दे के रखेगा। अगर जैसे इसी क्वेश्चन में उस बॉडी को दो लिक्विड में मेजर करा गया, एक वाटर में और साथ ही साथ एक अदर फ्लूइड में, तो उसका ऊपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई वाटर का डेंसिटी, फिर यहाँ से लॉस इन वेट जो बॉडी का है उस फ्लूइड में डिवाइडेड बाई लॉस इन वेट वाटर में, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 0.8। लिखना एक और क्वेश्चन लिख लो। लिखना a body, a body of a body of specific gravity, body of specific gravity 0.8, body of specific gravity 0.8 is tied is tied is tied tied बांधने वाला टाइड, is tied with the help of a is tied with the help of a rope, with the help of a rope, with the help of a rope inside inside water, inside water, inside water, full stop. Find tension in the rope, find tension in the rope, find tension in the rope if
volume of the body. Find the tension in the rope if volume of the body is 100 centimeter cube. 100 centimeter cube. पेन 0.8 देखते हैं। डायग्राम में बना दो तो डायग्राम नहीं बना पाए। तो बॉडी है जिसको ऐसे टाई करके रखा हुआ है। ये देखो इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर के डेंसिटी से कम है, क्योंकि जो भी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है वो कितना दिया हुआ है 0.8, यानी इसका डेंसिटी क्या है वाटर से कम है। तो अगर ये बांध करके नहीं रखोगे ना तो ये कहाँ दिखेगा तुमको, ऐसे दिखेगा, क्योंकि इस पे बायंसी लग रहा होगा, पूरा फ्लूइड डिस्प्लेस है तो ऊपर फोर्स लगेगा, जो डिस्प्लेस करेगा कहाँ ले जाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा। ऐसा है नहीं, इसको हम क्या करें, बांध करके रखें। अब बांध करके रखेंगे तो टेंशन लगेगा, वही टेंशन तुमसे पूछ रहा है। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देख लो, नीचे क्या लगेगा mg, इसका खुद का वेट, ऊपर लग रहा होगा fb, और नीचे लगेगा फिर टेंशन। सो टेंशन अगेन क्या होगा तुम्हारा, लॉस इन वेट। तो टेंशन तुम्हारे पास यहाँ क्या दिखेगा, टेंशन जो होगा वो बराबर होगा लॉस इन, सॉरी, टेंशन जो होगा इट विल बी mg माइनस fb, ये होगा ना, सॉरी ये तो तुम्हारा लॉस इन वेट हो गया। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे, वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये जो चीज़ है इसके लिए यहाँ से देखोगे तो जी को कॉमन कर सकते हो, वॉल्यूम को कॉमन करोगे, यहाँ बचेगा रो ऑफ बॉडी माइनस, उल्टा लीजिए क्या मैंने, एफ बी माइनस एम जी, एफ बी माइनस एम जी। तो रो एंड जी कॉमन कर सकते हो, बी कॉमन करोगे तो वाटर माइनस बॉडी का, ठीक है। अब यहाँ से रो डब्ल्यू कॉमन करोगे तो जी बी बराबर होगा 1 माइनस रो बी बाई रो डब्ल्यू, और तुमको ये दिया हुआ है 0.8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंशन जो होगा 1000 इंटू जी इंटू, इसका ध्यान देना किसमें क्यूबिक में दिया है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻6 इंटू 0.2, 1 माइनस 0.8 करोगे कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो कितना, 1 2 3, यहाँ से एक जीरो, और ये सब मिल करके इसको खा जाएंगे, टेंशन जो होगा 0.2। समझ में आ रहा है। अब इसी टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे, अगर ये सब भी नहीं सोच पाओगे तो फिर क्या ही करेंगे। चलो स्टैटिक से जो पार्ट
पोर्शन था वो खत्म हो गया। अभी डायनेमिक्स में जाएंगे जहाँ लिक्विड को फ्लो करवा करके रखेंगे। अभी तक हम फ्लूइड को फ्लो नहीं करवा रहे हैं। अभी सब जगह क्या है, फ्लूइड रेस्ट में है। रेस्ट में होने के चलते प्रेशर जो लग रहा है या बायसी फोर्स जो लग रहा है वो किसी और बॉडी पे बायसी फोर्स लगा रहा है, वो सब देखें। अभी अगर फ्लूइड मोशन में आएगा तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है, हर पॉइंट पे कुछ एनर्जी होगी और उसी एनर्जी को लेकर क्या करता है, फ्लो होता है। उसी एनर्जी को यूज करके फ्लो होता है। तो हर पॉइंट का जो एनर्जी होना चाहिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। फ्लो जब भी हो रहा होगा, मान लो एक पाइप में फ्लो हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे जा करके देखेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करने के लिए जैसे कुछ कंडीशन है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए या फिर विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल ऐसा फ्लूइड है, तो उसके लिए एक बर्नौलीज लॉ है जिसको बर्नौली प्रिंसिपल बोलते हैं या बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास नॉन विस्कस फ्लूइड या फिर नॉन विस्कस का मतलब समझ रहे हो, विस्कोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आराम से स्लाइड कर रहा होगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। साथ ही साथ इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब, उसका डेंसिटी वेरी नहीं करेगा प्रेशर के रिस्पेक्ट में। डेंसिटी हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड दो टाइप होता है। कंप्रेसिबल फ्लूइड उसको बोलते हैं जिसका डेंसिटी चेंज हो कब, जब प्रेशर को चेंज करे। ठीक है, जैसे तुम्हारा गैस है जो भी, अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो बाहर से प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी उसका बढ़ेगा। डेंसिटी जब हाइड्रो, एक बलून है, बलून में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, जब बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन ये जो चीज है ना, फ्लूइड के लिक्विड के केस में बहुत कम होता है। जैसे वाटर है तुम्हारे पास, वाटर में अगर प्रेशर बढ़ाओगे ना तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज होता है। नेग्लिजिबल चेंज होगा तो इसके मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोल सकते हैं। तो बर्नौलीज लॉ किस पे एप्लीकेबल है, बस इनकम्प्रेसिबल के लिए, नॉन विस्कस के लिए। कुछ कुछ कंडीशन होते हैं वो सब याद रखना है, मे भी पूछ सकता है। अगेन जो फ्लो का नेचर होना चाहिए, फ्लो का नेचर होना चाहिए स्टेडी फ्लो। फ्लो भी क्या हो सकता है, अनस्टेडी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, साथ ही साथ इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल मतलब फ्लूइड में कोई विरलिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे पार्टिकल गोल 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 घूम के नहीं जाना चाहिए। तो स्टेडी फ्लो होगा, साथ ही साथ इरोटेशनल होगा, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। और क्या, नॉन विस्कस बोल दिया, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी इनकम्प्रेसिबल का मतलब हर जगह डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो ये सारी जब चीजें किसी फ्लूइड के पास होती है तो उसके लिए बर्नौली ने बोला है कि हर जगह पे उसका जो एनर्जी होगा, किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी होगा क्या रहेगा, हर जगह जाकर के चेक करोगे तो जो एनर्जी तुमको मिलेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सेम रहेगी। और अब बात करते हैं कौन कौन सा एनर्जी आएगा यहाँ पे। तो एनर्जी की अगर बात करोगे तो अभी तक जिस एनर्जी का हम बात कर रहे हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, मोशन के चलते। तो फ्लूइड फ्लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। अगर हमने फ्लूइड को रेस्ट में रखा हुआ है तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हाइट के लिफ्टिंग के अनुसार मान लो ग्राउंड पर रखा हो तो अगेन उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इसको किस हाइट पे ले जाओगे तो मे बी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है। अगेन अब इसको मूव करवा रहे, इसका फ्लो होगा, फ्लो होने के चलते क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी आएगा। और फ्लूइड जब फ्लो होता है तो उसके चलते एक और एनर्जी आता है जिसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्योंकि अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो करके कहा जा रहा है, इधर जा रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लूइड यहाँ से फ्लो करके यहाँ नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ का प्रेशर P1 है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P2 कुछ होगा, P2, जहाँ P1 विल बी ग्रेटर देन व्हाट, P2। तो एक और एनर्जी हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी डिफाइंड एज व्हाट, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए फ्लूइड को वर्क करना पड़ा, यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। वो वर्क करेगा कौन, प्रेशर। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम काटा, इस वॉल्यूम को यहाँ से उठा करके कहाँ ले गया, यहाँ पे ले गया, कौन ले गया, प्रेशर। तो वो जो काम करता है ना उसको बोलते हैं वर्क डन बाई प्रेशर। इस पॉइंट पे अगर तुम्हें क्या चाहिए, इस पॉइंट का चाहिए कि कितना प्रेशर एनर्जी है इसके पास, तो यहाँ का प्रेशर और इस पॉइंट का छोटा सा वॉल्यूम, मान लो छोटा सा वॉल्यूम दैट इज, तो यहाँ का जो ये होगा प्रेशर एनर्जी होगा जिसको PRE से लिख सकते हैं। इट विल बी व्हाट, P1 into D। तो जब भी फ्लूइड का फ्लो होगा, फ्लूइड का फ्लो होगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा
टर्म की बात करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। यही चीज अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वहां पे एक टर्म आता है इंथैल्पी। क्या आता है? इंथैल्पी। और इंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है? P इंटू V के बराबर। इंथैल्पी क्या होता है? H इक्वल्स टू U प्लस PV। इसी को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। ये U जब फ्लूइड रेस्ट में रहता है ना, तो ये वाला टर्म क्या होता है? गैप हो जाता है। जब भी फ्लूइड रेस्ट में है तो क्या है, जैसे जो भी गैस रेस्ट में है तो ये वाला टर्म क्या होगा? गैप हो जाएगा। तुम्हें बस क्या दिखेगा? U दिखेगा। जैसे फ्लूइड फ्लो होता है या गैस फ्लो होना शुरू होगा, तो जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो हमें ये एक एक्स्ट्रा टर्म लाना पड़ता है, प्रेशर वाला टर्म। और इन दोनों को ऐड करके हम एक नया टर्म बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। जब गैस रेस्ट में होता है तो उसके पास बस एक ही एनर्जी होगी, दैट विल बी इंटरनल एनर्जी। गैस को रेस्ट में से रख दिया, उसके पास जो एनर्जी होगा क्या होगा? अगर वही गैस फ्लो करने लगेगा तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, दैट विल बी पी इंटू वी। फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं U प्लस PV, जिसके चलते हमारे पास एक नया फिजिकल क्वांटिटी आता है, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट? इंथैल्पी। जो कि अगेन पार्ट है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का। हिस्ट्री में इंथैल्पी पूरे डिटेल में, ये केमिस्ट्री में जो भी तुम्हारा इंथैल्पी वो डिटेल में पढ़ाएंगे सर। लेकिन ये वाला कंसेप्ट इधर भी यूज होता है कि प्रेशर का जो एनर्जी है वो कम लेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो जानते हो, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है? mgh। ठीक है, अब यहाँ पे m के साथ लोचा है। जो m है ना, क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो कौन सा मास लेंगे? फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे तुम ऐसा कोई स्पेसिफिक मास नहीं ले सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक मास नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या तो पर यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? अब तुम्हें मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। ये फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ मास होगा। रेट ऑफ मास क्या होगा? मतलब मास टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा किसी भी लोकेशन पे। तो अगर फ्लो होगा तो अब मास पर हम नहीं देखेंगे, हमें क्या देखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जो भी एनर्जी डिसाइड करेंगे ना, वो एनर्जी डिफाइंड करेंगे टोटल मास के लिए नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना, मास के में से कौन सा टर्म बचा रह जाएगा? रो बचा रह जाएगा। और अभी जस्ट हमने क्या बोला कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं तो हर जगह जो मास वाला टर्म होता है वो नहीं दिखता है। क्या दिखता है तुम्हें? रो वाला टर्म दिखता है। क्योंकि फ्लो के केस में जो भी क्वेश्चन फ्लो से रिलेटेड होता है या फ्लूइड से रिलेटेड होता है, उसमें मास वाले टर्म को हम रिप्लेस करते हैं किसमें? रो से रिप्लेस करते हैं। क्योंकि हम जो टोटल काइनेटिक एनर्जी mv² फॉर्मूला है, इसमें क्या से डिवाइड कर देते हैं? वॉल्यूम से। तो यही फॉर्मूला चेंज होता है, हाफ रो वी स्क्वायर। अगेन रो से भी डिवाइड कर देते हैं कभी कभी, तो ये क्या चेंज हो जाता है? हाफ इंटू v², P1/ρ1 ऐसे दिखने लगता है, तो वो भी फॉर्मूला आएगा। ये सारी चीजें क्या है? बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम अगेन अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही पढ़ा देंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा। बोले 15 को खत्म करेंगे तो 15 से पहले क्या ही कर देंगे खत्म, लेकिन सवाल करेंगे, बढ़िया सवाल है। सर खत्म हो जाएगा तो अच्छा ही तो होगा ना, किसके लिए? हम सब के लिए। क्या ही करोगे खत्म करके, ये तो बताओ। बाकी सिलेबस तो भी चल रहा है ना, बाकी सिलेबस का 11 कब खत्म होगा? तो छोट सर छोट। बायोलॉजी तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, हाँ केमिस्ट्री फिर का ठीक है, पता नहीं। नहीं वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, सबको ही खत्म करेगा। लेकिन मेरा टारगेट था 15 को, जो कि हम आज खत्म नहीं करना चाहते हैं। आज अभी 12 है यार, कल छुट्टी। फिर भी फ्राइडे को तो टाइम मिलेगा ना एक दिन, तो उस दिन खत्म कर हाँ देंगे। सर। हाँ फ्राइडे को खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। एक सवाल करेंगे, बढ़िया सवाल है। लेकिन सवाल जो है बाद में बताएंगे कहाँ का है। आसान सवाल है, लेकिन ये हार्ड कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन हार्ड में इसलिए रखा गया कि जो इसका इंटरनेट पे एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा बातें बोला हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा, देखोगे। लिखना, a bubble inside a water, a bubble inside a water, a bubble inside water, bubble inside a water has pressure P naught, has pressure P naught inside it, inside it, and
and radius r and radius capital R and radius capital R. Full stop. Pressure of water is also P naught. Pressure of water is also P naught. Full stop. The radius of the bubble is decreased to r minus a by adiabatic compression where a is very less than r. पहले r था, कंप्रेस वगैरह कहा गया r में से, ये सब समझा देंगे क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कंप्रेशन का मेथड यूज करेंगे, कौन सा कंप्रेशन है? एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है? ए इज वेरी लेस देन आर। फुल स्टॉप। if work done during this process, yeah, magnitude of work done, if magnitude of work done during this process is 4 pi T naught R A square into X. 4 pi T naught R A square into X, where X is a constant. Then find value of X. If gamma for the process is 41/30. If gamma for the process is 41/30. ठीक है, ये सारा चीज दिया हुआ। अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा, कर नहीं पाओगे अभी, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है। देखो क्या क्या रहा है ना, एक बबल है कहाँ पे? वाटर के अंदर, और यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है? पी नोट है। बाहर का भी जो प्रेशर है वो कितना है? पी नोट है। इसका मतलब ये है ना कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होता, जो अभी हमने पढ़ के आया कि जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T/R। ठीक है, ये होता है। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ का जो प्रेशर होगा, बबल के अंदर प्रेशर या फिर ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर, भले बबल हवा में हो या पानी के अंदर हो, प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या करेगा? सस्टेन करेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या है? सेम है। जब भी ऐसा होता है कि जब विद प्रेशर, जो भी इनसाइड प्रेशर इज लेस देन सराउंडिंग प्रेशर, समझ लो बबल के अंदर का जो प्रेशर क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर होगा ना, तो ये बबल कोलैप्स होना स्टार्ट होता है। मतलब इस पे क्या होगा? बाहर से फोर्सेस लगेंगे, कंप्रेशन उसका स्टार्ट होगा, और उस कंप्रेशन के चलते इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एडियाबेटिकली डिक्रीज हो रहा है। अब वर्क डन निकालना है कि इस पे कितना वर्क डन होगा जब इसका वॉल्यूम, मतलब जो रेडियस है आर से चेंज होकर क्या हो गया? आर माइनस ए हो गया, जहाँ ए क्या है? बहुत ही छोटा है। यानी वॉल्यूम में जो चेंज देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं? बहुत ही छोटा सा चेंज देख रहे हैं। अब वर्क डन निकालने के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या होता है? P2V2 माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इस तरीके का कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब ये वर्क डन है एडियाबेटिक प्रोसेस में, हमने देखा था। लेकिन इसमें लोचा क्या है ना कि तुम अगर P2V2 निकालने जाओगे या P1V1 निकालने जाओगे, पुट करोगे, बन जाएगा इससे, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर पता है यहाँ का,
इसको चेंज करोगे, फाइनल प्रेशर निकालोगे, यहाँ क्या करोगे, पुट करोगे, क्योंकि अब कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, पीवी गामा इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट है, तो इनिशियल रेडियस दिया हुआ है, फाइनल रेडियस दिया हुआ है, पुट करेंगे, प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, वर्क डन भी आ जाएगा। चांसेस है कि गलत भी आ जाए और सही भी हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो ये एक मेथड था हमारे पास, बन सकता है लेकिन नहीं कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, पीडीवी, इसी से तो सब कुछ आता है। यहाँ पे प्रेशर हम पुट कर लेंगे क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है, और डीवी का फंक्शन इधर से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर पुट करेंगे। इसमें भी तुमको क्या चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। यही सारा सॉल्यूशन जो तुमको इंटरनेट पे दिया हुआ है सारा चीज। अब इसमें भी आगे जाकर के हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता है, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, बहुत सारी चीजें करनी है। अब इसमें क्या है ना, देखो इसको आसानी से करना है तो वर्क डन निकालने का एक ग्राफिकल मेथड भी तो होता है, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम का अगर ग्राफ प्लॉट कर दो तो तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। अब प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है, यानी इस लाइन को फॉलो कर रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा है, यानी कुछ इस तरीके का, पॉइंट 1 से 2 पे जाएगा, 1 से कहा जा रहा है 2 पे। और चूंकि 1 2 जो वॉल्यूम का चेंज है वो बहुत ही छोटा है, जो डेल्टा बी होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि रेडियस कहाँ से कहा जा रहा है, आर से आर माइनस ए जा रहा है, जिसमें अगेन ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दे दिया कि बहुत छोटा है, तो 1 से 2 जाएगा, यानी तुम्हें ये एरिया चाहिए। ये जो एरिया होगा ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस डेल्टा बी, डेल्टा सी। यानी तुमको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा बी कैलकुलेट करना और डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही इजी काम है। कैसे, क्योंकि तुम्हें पता है डेल्टा पी क्या होता है, माइनस बीटा डीवी बाई, और डीवी बाई बी को हम रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो माइनस बीटा 3 डी आर बाई आर होगा। और वॉल्यूम जो होगा डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होगा, वो छोटा सा चेंज होता है तो हम वॉल्यूम पे क्या लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। जब भी छोटा सा वॉल्यूम में चेंज होता है तो क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं। अब समझो यहाँ पे क्या है कि आर जो होगा वो कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर, जो भी स्मॉल आर पुट कर रहे हैं ये इनिशियल रेडियस है, इनिशियल रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर के। डी आर का जो वैल्यू है किसके बराबर है, माइनस ए के। डी आर जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आर आर चला जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ए, तो माइनस माइनस इसको अगर ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और बीटा होता है किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा टाइम्स का गामा पी, गामा पी नॉट। तो यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा, गामा पी नॉट 3 इंटू ए बाई आर, डायरेक्टली इसको लिख दो, तो डेल्टा पी कितना हो गया, समझ में आ रहा है। वैसे अगर डेल्टा वी लिखना है तो जो वो वैल्यू है पुट कर दो, डी आर की जगह क्या आएगा, माइनस ए आएगा। डेल्टा वी निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ए, ये दिखेगा तुमको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कहाँ रख देंगे, इधर रख देंगे, तो ये होगा 1/2 इंटू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए, डेल्टा पी की जगह क्या रखेंगे, गामा टाइम्स पी नॉट इंटू 3 इंटू ए बाई आर, ये होगा। तो फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें दिखेगा माइनस, वर्क डन माइनस आना भी चाहिए, क्यों आएगा, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। जब भी कंप्रेशन करते हैं तो वर्क डन ऑन द गैस, और जब भी वर्क डन ऑन द गैस होता है तो क्या होता है, सिस्टम टिप पे वर्क होने का मतलब नेगेटिव, साइन कन्वेंशन ही वही है। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास 6 पाई, एक आर से एक आर चला गया, मल्टीप्लाई करोगे ए गामा इंटू, और कुछ टर्म बच रहा है देख लो, गामा इंटू पी नॉट, पी नॉट आएगा, ये तुम्हारा वर्क डन आ रहा है। अब इसी को किस चीज से कंपेयर करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीधे सीधे बोल दिया कि वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना है, समथिंग उस फॉर्म में दिया हुआ है। इन दोनों को कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा।
एक्सी कैलकुलेट करना था। आ रही बात समझ में? अब इस सवाल से मतलब ये है ना कि जब जब भी तुमको इस तरीके का प्रॉब्लम है ना, तो ग्राफ वाला भी अप्रोच हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हमेशा उसको न्यूमेरिकल डेटा से कैलकुलेट करोगे इधर से या इधर से, तो क्या हो जाएगा, वो लेंदी बना दोगे तुम अपने मन से। क्योंकि अब इंटरनेट पे जाकर चेक चेक करोगे ना, तो इसका जो भी एक्सप्लेनेशन कुछ टीचर ने इससे दिया है, कुछ टीचर ने इससे दिया हुआ, और लिया है ये 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, और इससे करेंगे तो कितना लगेगा, हार्डली 3-4 मिनट में हो जाएगा। लेकिन कब, जब ये तुम्हारे पास दिमाग में रहेगा कि अगर वॉल्यूम में चेंज छोटा हो रहा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो अगर लार्ज प्रोसेस होता 1 से 2 तो हम इसको ट्रायंगल नहीं मान सकते थे, फिर क्या होता, गलत होता। लेकिन जो भी चेंज दिया हुआ सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट, आर, यानी वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और उस 1 से 2 प्रोसेस के बीच में ये लाइन स्ट्रेट लाइन के बराबर हो सकता है। अब कर्व नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या बनाएगा तुम्हारे पास, ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वही तो वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन इजिली इधर से निकल जाएगा। और उसके लिए हमें ये वाला भी याद होना चाहिए, बीटा वाला कंसेप्ट याद रखोगे। डेफिनेशन ये है कि इसका बल्क मॉडुलस का, तो यहाँ से ये वॉल्यूम सारा पुट करेंगे, वर्क डन कंपेयर करोगे, आ जाएगा। तो अब ये तुमको इसलिए बताया ना कि कभी कभी क्या होगा, जब ऐसा क्वेश्चन कोई दिएगा जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको तुम डायरेक्टली ग्राफ से कर सकते हो, अगर चेंजेस क्या हो, बहुत छोटा हो। चेंज अगर छोटा होगा तो उसको सीधे किससे सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ से कर लेंगे, क्योंकि जब ग्राफ से करोगे तो छोटे चेंज के लिए ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और स्ट्रेट लाइन के लिए ट्राइंगल का एरिया वर्क डन के बराबर हो जाएगा। हो गया। अगेन एक दिमाग थोड़ा और भी लगा सकते हो, जैसे पीवी ग्राफ अगेन दिया है, चेंज लार्ज हो रहा है, बड़ा चेंज है, तो अब इसको ट्राइंगल में तो डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर लार्ज चेंज हो रहा है तो ट्राइंगल में डिवाइड करोगे तो ट्राइंगल ये बनेगा। तो इसको ट्राइंगल में नहीं डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किसमें, अलग अलग पोर्शन रेक्टेंगल में। तो जैसे ये अगर छोटा सा पोर्शन डिवाइड किया, तो ये जो एरिया होगा, फिर ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये डायरेक्टली इस रेक्टेंगल का सम, इधर से इस रेक्टेंगल का सम, इधर से इस रेक्टेंगल का सम, ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये एरिया सब मिलकर के क्या दे देगा, टोटल एरिया देगा। जहाँ पे अगेन अगर तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो एरिया मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, बस एरिया में निकालना क्या पड़ेगा, ये लेंथ इंटू ये वेट, ऐसा सब पूरा लेंथ, वेट पूरा लेंथ, वेट मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, क्या दे देगा तुमको, अगेन वर्क डन दे देगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्योंकि जब जब वर्क डन कैलकुलेशन की बारी आती है ना, तो यही दोनों प्रोसेस क्या करते हैं, दिक्कत लाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखोगे इधर लिखा हुआ है। आइसोथर्मल के लिए वर्क डन देखते हैं तो क्या आता है, W इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लॉग ऑफ VF बाई ये फॉर्मूला आता है वर्क डन का। अगेन इसमें भी लॉग हो जाता है, बच्चे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। तो फिर इसको किधर से सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करके 3-4 पोर्शन में डिवाइड कर दो। लार्ज चेंज हो रहा है तो 3-4 पोर्शन में डिवाइड करो एज ए रेक्टेंगल, अगर छोटा चेंज हो रहा है तो सीधे ट्राइंगल के फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बाकी करेंगे कब, अगले क्लास में। और ये क्वेश्चन था जेई एडवांस 2020 का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।